किलोमीटर अंतरावर राधानगरी लेआउट लेक व्ह्यू प्लॉट सह मोजकेच प्लॉट शिल्लक. त्वरित संपर्क करा 9930706667 किंवा 7620433325 या क्रमांकावर. नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है रविंद्र ठाकरे सर, जो अमरावती की गली गली से परिचित है और आज राज्य माहिती आयुक्त के रूप में अभी नियुक्ति हुई। कल ही सर ने इसका भार संभाला है और अमरावती के जो समस्या है माहिती अधिकार के अंतर्गत कई सालों से पेंडिंग है, ऐसा लग रहा है। अब क्योंकि रविंद्र ठाकरे सर अमरावती से बहुत वाकिफ है और अमरावती के लोगों से वाकिफ है, तो लोगों की बहुत ज्यादा अपेक्षाएं ठाकरे सर के साथ में है। अब ठाकरे सर उसमें कितना खरा उतरते हैं, लोगों पे कहां तक अपनी बात जमा पाते, क्योंकि मेल मिलाप और मिलना जुलना और अमरावती के सब करीब करीब जो भी वर्ग एक्टिव वर्ग है उनसे सबसे व्यक्तिगत परिचय है साहब का। तो शायद मुझे लगता नहीं कि साहब आपको अमरावती तक गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है अमरावती में और आपका बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। इस पद के लिए एक महत्वपूर्ण पद पे सरकार ने आपकी नियुक्ति की। निश्चित रूप से अमरावती में की तो अमरावती वालों की अपेक्षा रहेगी। बहुत सारे प्रॉब्लम इस विभाग के साथ में, जबकि ये जनता के लिए बनाए गए नियम है और उनकी सुविधा के लिए, लेकिन हमने देखा कई बार जनता को इसकी माहिती प्रॉपर मिल नहीं पाती। पहले उसको जगह से निकाल देते, फिर नहीं देते, फिर उसकी अपील, फिर उसकी अपील, फिर उसकी अपील पे अपील। आम आदमी इसमें थक जाता है। उसको कहीं पे भी ऐसा लगता नहीं कि मैं इस जाल में फंस गया हूं, और वो कहीं तो भी शायद हो जाता है और उसके बाद में उस प्रक्रिया को इतना समय हो जाता है कि उसके उपयोग की नहीं। आपके तरह इसके लिए क्या प्लानिंग है? सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आपके जो भी विचार हो पहले। मैं सबसे पहले सिटी न्यूज का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस आपके माध्यम से माहिती अधिकार के बारे में एक अच्छी जानकारी जो है सभी आम जनता के पास में पहुंचेगी और उसका उपयोग जो है वो अपने कामकाज के लिए वो कर पाएंगे। तो और मैं शासन का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पे नियुक्ति दिलवाई है और एक अच्छा मौका मुझे फिर से ये अमरावती परिक्षेत्र के जो हमारे लोग हैं उनको एक सेवा देने का मौका इस बहाने मुझे मिल रहा है। ये सही मायने में ये क्वासी जुडिशियल कामकाज का एक मंच है और जहां पे सभी जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज होती है, अब पब्लिक अथॉरिटी का एक सादे सरल भाषा में अगर हम लोग उसका संज्ञा करते हैं तो वो ये हो जाएगा कि जहां पे शासन का अपना पैसा लगा हुआ है, अनुदान भले 1 रुपए क्यों नहीं लगा, हाँ जी, एक सब्सटेंशियल अमाउंट बोला गया है। पर जैसे काफी सभी जो हमारे सरकारी अधिकारी है, शासकीय कार्यालय जिसको हम लोग बोलेंगे, वो सारे इसमें आते हैं, सभी डिपार्टमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है वो हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, ग्रांट्स के जो कॉलेजेस है, माने जहां जहां पे स्टेट गवर्नमेंट पैसे देती है अनुदान के स्वरूप में, वो हमारे अख्तियारी में आते हैं, इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं। और हर जगह पे जो है, जैसे आप कह रहे थे कि हर जगह पे, मैं थोड़ी सी ये जानकारी भी देना आवश्यक समझता हूँ कि हर जगह पे एक जन माहिती अधिकारी की नियुक्ति जो है हर डिपार्टमेंट में और हर ऐसी पब्लिक अथॉरिटी जो है वहां पे होती है। और जन माहिती अधिकारी के तरफ में जब कोई भी व्यक्ति एक जो माहिती चाहता है, कोई भी जो माहिती उसको आवश्यक लगती है, तो वो उसका एक अर्जी का नमूना है, तो वो अर्जी प्रपत्र अ करके, जोड़ पत्र अ करके है, उसमें वो दिलवाते हैं। और वो मिलने के बाद में वो जन माहिती अधिकारी की जिम्मेदारी ये है कि उसको वो मालूमात जो है, इंफॉर्मेशन जो है,
वो 30 दिन के अंदर में उन्होंने सप्लाई करनी चाहिए। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सर यहाँ पे 30 दिन का थोड़ा सा कही होता है, कई बार वो उनको प्राप्त होया हुआ 3 दिन, इसको भेजा हुआ 30 दिन, हमने भेजा हुआ 30 दिन है, नहीं बहुत सारे कई बार ऐसे नहीं, वो रिसीव्ड जो है उनके टेबल पे जिस दिन आ गया वहां से 30 दिन नहीं, ऑफिस में रिसीव उनके ऑफिस में जब एंट्री हो गई, हाँ जी हाँ, वहां से तो वहां से 30 दिन जो है वो 30 दिन के अंदर में उन्होंने जो इंफॉर्मेशन जो है जो उनके ऑफिस में होगी वो उनको सप्लाई करना जरूरी है। सर इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि 30 दिन की आपने इंफॉर्मेशन दिया, 30वें दिन देते कि आपका ये पत्र अधूरा है। ये 30 दिन आपने किस चीज के लिए दिए होंगे कि सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ले, लेकिन जो माहिती पहले दिन मिल जाती है उसके लिए भी 30 दिन डिले करते हैं। इसके लिए कोई टाइमलाइन वगैरह से होती है क्या? अलग नहीं, इसके लिए सिंपल क्यूरी है उसमें। हाँ जी जी, नहीं सही बात है आपकी, इसके लिए कोई अलग से टाइम लिमिट तो होता नहीं है, पर ये जो है स्थानिक परिस्थिति कैसी है उसके ऊपर भी काफी बार निर्भर होता है, क्योंकि कभी कभी जो रिकॉर्ड जो इंफॉर्मेशन जो मांगी जाती है वो काफी पुरानी भी होती है, वो कहीं से उन लोगों को ढूंढ के भी देना होता है, या फिर कहीं से जो है उनकी अख्तियारी में रहने के बाद भी जो है कभी कभी वो व्यक्ति अगर वहां पे नहीं है, कोई छुट्टी पे है, कुछ किसी कारणवश जो है किसी और के पास में एडिशनल चार्ज है, ये सारी चीजें को हम मैंने उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। पर यह भी उतना ही निश्चित है कि अगर वो आदमी वहीं पे है और इंफॉर्मेशन के बारे में अगर वो जानता है तो ये गलत हो जाएगा कि उसने काफी आखिरी दिन जो है उसको कम्युनिकेट करना कि भाई आपके खामियां ये अर्जी के अंदर में ये खामियां रही है। जनरली खामियां वाली बात इसलिए नहीं होती है क्योंकि आज की तारीख में जो भी रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड का जो रखने के बारे में रख रखाव जो है रिकॉर्ड का उसके बारे में भी कायदा हुआ है, और आज की तारीख में कोई ये नहीं कह सकता कि हम लोग रिकॉर्ड नहीं रखते हैं या रिकॉर्ड हमारे पास में। हाँ ठीक है, कुछ कारणवश रिकॉर्ड जो डिस्ट्रॉय भी होता है क्योंकि उसका भी समय निर्धारित होता है, ए क्लास का रिकॉर्ड है, बी क्लास का है, सी क्लास का, इस तरीके से वो भी होता है। तो अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया होगा तो फिर तो ठीक है, पर अगर नहीं तो उसको तो वो देना चाहिए, और ये एक मानसिकता भी दर्शाता है। पर ठीक है, अगर 30 दिन में वो निकाल के भी दिलवाता है तो भी वो टाल नहीं सकता। अगर वो देरी से आखिरी के दिन भी कुछ खामियां निकालता है वो अर्जी के अंदर में, तो मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो खामियां की अगर पूर्तता करके फिर से दिलवाते हैं तो वो अधिकारी कर्मचारी जो भी होंगे जनमाहिती अधिकारी उनको तो वो इंफॉर्मेशन देनी है, माने ये निश्चित होगा। मेरा पूछने का मतलब ये था, क्या होता है इसमें कभी कभी कोई चीज मैंने मांगा, उसमें का कोई आपका अनुच्छेद 8 या 11 है जिसके अंतर्गत वो माहिती नहीं देते आते, वो नहीं देता है, उसके लिए भी 30 दिन देते हैं। वो तो पहले दिन मालूम है कि माहिती हम दे नहीं सकते। जैसे मैंने आपसे पूछा कि मेरे जीएसटी का इस साल का कितना रेवेन्यू है, भाई आप नहीं दे सके, जो नहीं सके, वो तो दूसरे दिन दे देनी चाहिए, उसके लिए भी 30वां दिन लगेगा। इसके लिए कोई बंदिश होती है क्या कभी? नहीं, इसके लिए कोई बंदिश नहीं होती, पर मैं समझता हूँ कि कैसा है वो जब व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि मैं भी अभी प्रशासन में लगभग 31 साल मैंने भी काम किया है, तो क्या हो जाता है कि वो जनमाहिती अधिकारी करके ही सिर्फ काम नहीं करता है, उसको कार्यालय एडिशनल उसको कार्यालयीन जो कामकाज उसके जो करने पड़ते हैं, रूटीन वाले जो कामकाज करने पड़ते हैं, कोर्ट मैटर्स होते हैं, काफी ऐसी कुछ चीजें होती है, या कुछ वरिष्ठ कार्यालयों से उनको उनके कुछ कंप्लायंसेस रहते हैं, तो ये सारी चीजें जो है ये भी हम लोगों को जो है नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अभी जो है अभी तो जैसे काफी जगहों पे अभी ये शुरू हो जाएगा कि भाई अभी नौकर भर्ती भी हो रही है, क्योंकि काफी जगहों पे जगह जो है वो भी वैकेंसीज रहती है और वहां पे एडिशनल चार्ज भी संभालना पड़ता है लोगों को। तो मुझे लगता है कि एक बैलेंस व्यू इसके बारे में लेना बहुत जरूरी है। सर कौन कौन से डिपार्टमेंट ऐसी है जिसकी जानकारी पब्लिक को नहीं दी जा सकती, आरटीआई के अंतर्गत नहीं दी जा सकती? हम इस माध्यम से ये अवेयर कर सकते कि भाई इस डिपार्टमेंट की माहिती मांगते अपना टाइम खराब करे ना, गवर्नमेंट का टाइम खराब करे। कुछ ऐसे विभाग जिसके हम नहीं दे सकते? नहीं, ये जो है माहिती जो है ये जनरली इस प्रकार की माहिती जो है, एक्चुअली इसका एक बेसिक प्रिंसिपल यह है कि जो इंफॉर्मेशन हम लेजिस्लेचर को दे सकते हैं वो इंफॉर्मेशन हमने पब्लिक को देना है, पहली बात।
और दूसरी बात यह है कि जिससे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए या इस प्रकार से जो देश की संरक्षण के बारे में या इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन होती है, जो पब्लिक का जो दायरा जो है, जनहित का जो दायरा है, उससे बाहर हो रही है, तो वो इसमें हम लोग नहीं दे सकते। व्यक्तिगत मामले में भी नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें तब दी जाती है जब वो व्यक्ति जो है, अधिकारी कर्मचारी जो भी है, उसके बारे में जब हम लोग जानकारी लेंगे, और ये भी तय होना होता है उसमें कि वो जनहित में मांगी गई इंफॉर्मेशन है, तो वो निर्णय भी लेना होता है, क्योंकि जब तक वो निर्णय नहीं लेंगे कि ये सही मायने में जनहित में मांगी गई इंफॉर्मेशन है, तब तक या फिर थर्ड पार्टी जैसे हम लोग बोलते हैं, तो व्यक्तिगत माहिती देते समय पे थर्ड पार्टी को उसको पूछा जाता है कि भाई हम लोग ये माहिती ऐसे मांगी है, तो क्या हमने देना उचित होगा। और अगर वो सिर्फ पूछा जाता है और उसके बारे में फाइनल डिसीजन जो है वो जन माहिती अधिकारी को लेना है कि सही मायने में पूछी गई इंफॉर्मेशन जो है वो जनहित के दायरे में आती है या नहीं आती है। मुझे जैसा लगता है किसी कोई ने काम किया, उसका जीएसटी उसने नहीं भरा है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं भरा है, मैं यदि उनसे जानकारी मांगू कि भाई क्या इसने इस मामले में, हमको लगता है कि इतना इसने बिजनेस किया लेकिन इसने जीएसटी नहीं भरा, तो क्या वो इंफॉर्मेशन सरकार या जीएसटी विभाग देता है क्या? नहीं, हम लोगों ने एक समझ लेना चाहिए कि माहिती का अधिकार जो है वो इस तरीके का अधिकार है कि हम लोग उसमें माहिती तो दे ही सकते हैं, लेकिन जहां पे ऑलरेडी कुछ व्यवस्थाएं बनी हुई है कि जैसे हम लोगों को लग रहा है कि भाई, क्योंकि जहां पे इस तरीके की इंफॉर्मेशन मांगी जाती है वहां पे एक उसमें इनहरेंट ये भी बात है कि इन्होंने जीएसटी नहीं भरा है या इन्होंने जीएसटी कम भरा है, जो भी है, माने एक नकारात्मकता उसमें निश्चित स्वरूप से होती है। तो वो नकारात्मकता के लिए ऑलरेडी उस कायदे के तहत, उस एक्ट के तहत जो भी प्रावधान होंगे, वो प्रावधान का भी जो है वो यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है ये कानून जो बना निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को बाहर निकालने के लिए गया, तो कितना भ्रष्टाचार के लिए कितना उपयोग होता है, क्या इसमें भी भ्रष्टाचार होता है? नहीं, थोड़ा हम लोगों को इस कायदे की तरफ हम लोग जब भी देखते हैं तो मुझे लगता है कि क्योंकि इसको हमेशा अन्ना हजारे जी के जो उपोषण हुए थे उससे जोड़ा जाता है, और ये तो सिर्फ भ्रष्टाचार के बारे में नहीं है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं उसके लिए जो भी डेटा होता है, तो ये सारी चीजें जो है एक नागरिक करके, एक सिटीजन करके उसकी जानकारी के हिसाब से ये दी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ भ्रष्टाचार से इसको जोड़ना ठीक नहीं होगा, और अगर वो वैसे इंफॉर्मेशन मिलती है और उससे भ्रष्टाचार उजागर होता है, तो वो तो उसकी जो हम लोग बोलेंगे कि उससे फायदा ही हो रहने वाला है। पर आज की तारीख में सिर्फ भ्रष्टाचार का विषय हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि आज समाज के सामने काफी विषय है, एनवायरमेंट का विषय बहुत बड़ा होते जा रहा है, काफी ऐसी चीजें हो रही है जिसमें पोल्यूशन के बारे में है, तो ये सारी भी बाकी की भी जो विषय है वो भी काफी महत्वपूर्ण है, और जो समाज जीवन को और व्यक्तिगत जीवन में भी काफी उसका प्रभाव रहता है। कई बार हम देखते हैं कि इसमें हम क्यों नहीं पूछ सकते। मैं समझता हूँ कि इसमें क्यों नहीं पूछ सकते की जगह क्यों शब्द हम बहुत जगह यूज नहीं कर सकते। भाई मेरा काम लेट क्यों हुआ, क्योंकि सिटीजन चार्टर पर आपका लिखा है, हमको क्यों का नहीं है पूछने का, लेकिन अधिकारी को जो उसके पास उपलब्ध जो चीजें वही देनी है। कई बार ऐसा रहता है कि भाई वो चीजें कि हमारा ये लेट क्यों हो रहा, तो उसको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता। क्या इसके लिए प्रोविजन नहीं बन सकते? क्योंकि सरकारी अधिकारी जब काम करता है एक निश्चित रूप से सिटीजन चार्टर बना, उस चार्टर के हिसाब से कितनी व्यवस्था नहीं चलती है, उसके हिसाब से कुछ भी नहीं चलता, उसके बारे में माहिती रहते तो वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। हमारे पास जो उपलब्ध डॉक्यूमेंट में उसमें से नहीं। इसके क्यों का जवाब के लिए क्या प्रोविजन है? नहीं, क्यों के लिए हमारे पास राइट टू सर्विसेज का जो है एक्ट है, और उसके तहत भी जो है आयुक्तों की नियुक्ति की गई है डिविजनल लेवल पे, और हर डिपार्टमेंट ने अपनी कौन कौन सी जो सेवाएं हैं जो पब्लिक को देनी होती है, आम जनता के लिए जो सेवाएं हैं, वो सेवाओं का एक ब्यौरा जो है
कि हमने ये सेवाएं कितने दिनों में देनी है, इसके बारे में, जैसे नागरिक सुविधा, जैसे आपने कहा सिटीजन चार्टर, तो ये सारा जो दायरा जो है ये आता है राइट टू सर्विसेज के अंदर में, जिसके लिए सेवा आयुक्त है, आपके अंतर्गत आता है? नहीं, वो अलग विभाग है, वो सेवा आयुक्त जो है अपने यहाँ पे उनके तहत वो आता है। हमारे इसमें ये होता है कि भाई जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन जिस स्वरूप में है, जिस प्रकार से है, वो सिर्फ उठा के कॉपी दे देनी है। हाँ जी, वो सिर्फ जो है हम लोग जिनको उसकी जरूरत है उसको हम लोग सार्वजनिक तरीके से अगर होगी तो उसकी प्रकार से उसको देना है। अमरावती में आपने अभी चार्ज दिया जी, निश्चित रूप से डाटा सारा आपने देख लिया होगा। मुझे लगता है बहुत लंबी यहाँ पर प्रलंबित ये पड़ी, किस प्रकार से आपका नियोजन रहेगा, क्योंकि एक अकेले आपने बहुत सारी व्यवस्था इसके साथ में जुड़ी होती है जी, अकेले आपके हाथ में रहता, आप दिन भर बैठ के 25 फाइल नहीं करते। जी, इन सारी व्यवस्था का कैसे कंक्लूजन, कितनी अपील बाकी है, कितनी तकरार बाकी है, कितना ये, और क्योंकि मुझे लगता है कुछ बड़ी जिसके भी मामले में कुछ पेंडिंग पड़े जो अभी लाइन तक नहीं आए, 25 तक आपको पहुंचने में कितना समय लगेगा? एक थोड़ा सा प्रश्न आपसे। मैं समझता हूँ कि नहीं, मुश्किल तो नहीं है इसमें, सभी जो स्टेक होल्डर्स है, क्योंकि देखिए एक साइड में जो अपील करता है उसको अपनी जो साइड है वो सही लगती है, और जो सरकारी पब्लिक अथॉरिटी जो होती है उसको लगता है मेरी बाजू सही है। तो इसमें जब भी दोनों स्टेक होल्डर्स जो है, हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि सभी स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे इस तरीके से हम लोग उस पर डिस्पोजल कराएं, तो सहकारियत तो सभी का लगेगा। और हम लोग ये सोच रहे हैं कि ज्यादा जो सुनावनी की जो डेट्स है वो लोग हम लोग ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि अभी काफी समय से सुनवाई भी हो चुकी है और डिसीजन पे जो है आके रुका हुआ है काफी। तो फिर से एक बार, क्योंकि डिसीजन देने से पहले एक बार सुनवाई जो है वो करनी पड़ती है, तो हम लोग अभी ये सोच रहे हैं कि इसको हम लोग ये साल के अंदर में लगभग 12,500 से ज्यादा ही हमारी अपील, सेकंड अपील पेंडिंग है, और लगभग 1800 से ज्यादा कंप्लेंट्स भी पेंडिंग है। पर हम लोगों ने जो अभी यहाँ पे हम लोगों ने तय किया है हमारे ऑफिस से कि साल भर में हम इसमें से मैक्सिमम करने की हमारी कोशिश है। 1000 एक महीने की अपील आप निपटाओगे मोटा मोटी, अपने 12,500 मोटा मोटी जो है हमारी वो एक कोशिश रहेगी। रोज की 30 से 40 अपील आपको निपटानी पड़ेगी, तो कहीं जाके हम चालू साल में आएंगे। तो पेंडिंग का आपने जो बताया, पेंडिंग आज से जो आएगा वो तो अलग है, सारा का सारा। पूरे महाराष्ट्र में भी उसमें लगता नहीं, अमरावती में बहुत ज्यादा पेंडिंग रहेगी करती है। अमरावती में अपील करता ज्यादा है या काम की स्पीड कम से? नहीं, मैं ये दोनों चीजों के बारे में इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि अपील करना ये तो अधिकार दिया हुआ है कायदे ने, तो लोग अपील करते रहेंगे। और स्पीड कम थी या ज्यादा थी, ये तो क्योंकि उस समय पे जिस तरीके से सुनवाई हुई है और जो भी परिस्थिति रही है, तो मैं तो उस समय में था नहीं, तो मैं उसके बारे में कोई भाष्य नहीं कर सकता हूँ। पर मेरे समय में मैं इतना निश्चित कहता हूँ कि भाई हम लोग एक पूरी हमारी कोशिश रहेगी, हमारी टीम की कोशिश रहेगी कि हम लोग जो है महीने में 1000 की करीब हमने निश्चित डिस्पोजल देना है। 12,500 तो 1000 तो वो हम लोग कराएंगे, सब जाके एक साल की तारीख मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग जो है वो हमारी निश्चित कोशिश रहेगी, क्योंकि वो भी है, डिले होने से भी लोगों का विश्वास जो है व्यवस्था के ऊपर में, कायदे के ऊपर में, हो सकता है कि 2 महीने में आवश्यकता, यदि उसको 2 साल लग जाए तो उसकी तो जिस चीज के वो निकल जाता है, माने उसका जो एक अपेक्षा रहता है वो अपेक्षा भंग हो जाता है उसमें। तो निश्चित हम लोग फिर से इसको जो है हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेंगे, हमारे ऑफिस की तरफ से, कि भाई जल्दी से जल्दी साल भर में हम लोग ये डिस्पोजल जो है वो करवाएं। और एक माने जो पेंडेंसीज है, साल भर बाद फिर आज से 1 साल फिर होंगे, कितने पेंडिंग आपने मामले निपटाए करके 12,500 में। जी, आशा करता हूँ 10,000 का आंकड़ा पार कर लेंगे, क्योंकि बहुत छुट्टियां भी आएंगी, फिर वापस इलेक्शन आ गया तो फिर टाइम जाएगा, क्योंकि हर सरकारी विभाग कहीं ना कहीं इलेक्शन में हाँ, अभी जैसे
सुप्रीम कोर्ट ने जैसे बोला है जी, कि भाई जिला परिषद है, सब मतलब लोकल बॉडीज के सभी फर्क तो बोला कहीं ना है कहीं पड़ ही जाता, उसका भी काम में भी निश्चित निश्चित। अपील करता भी नहीं आते, हाँ। सरकारी अधिकारी भी बिजी रहते हैं। जी जी मैंने शुरुआत में एक प्रश्न पूछा था सर आपसे कि आज भी आम जनता इसके प्रति अवेयरनेस नहीं है, इसमें जो काम करने वाले एक्टिविस्ट है वो एक लिमिटेड लोग है, लिमिटेड संस्था है, उतने ही लोग का एक ही आदमी के आप देंगे 25-25 एप्लीकेशन सब जगह लगे रहती है। आम नागरिक इसमें जुड़ा, कहाँ यह डिपार्टमेंट उसमें फेल हुआ है? नहीं, मैं समझता हूँ कि काफी साल हो गए, लगभग 20 साल हो गए अभी ये कायदे को, जी, और महाराष्ट्र में तो 2002 से था। जी, तो जानकारी तो लगभग सभी जगहों पे पहुंची है, क्योंकि आज मैं बता दूं आपको कि ग्राम पंचायत या जिला परिषद की लेवल पे जो है, पंचायत समिति की लेवल पे जो है, वो जो अभी हमारे पास में 12,000 12,500 से थोड़ा सा ऊपर जो है, उसमें लगभग 4-4,500 जो है वो तो पंचायत समिति से जी। जो जुड़ी हुई है वही है। माने आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो है पेंडेंसी वो पंचायत समिति से जुड़ी हुई है। तो हम लोग ये सोचते हैं, क्योंकि सभी लोग सेकंड अपील में आते नहीं है, कुछ लोग फर्स्ट माने जन माहिती अधिकारी की लेवल पे हो जाता है, किसी का फर्स्ट अपील में हो जाता है, और उसके बाद में कुछ लोग सेकंड अपील में आते हैं। इसमें आधे लोग तो थक जाते सर। नहीं, पर मैं समझता हूँ, मैं उसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखता हूँ कि ऑलरेडी जो है उनको डिस्पोजल हो चुका है, या उनको जो जानकारी चाहिए थी वो मिल गई है। तो ये हम लोग समझ सकते हैं कि आज यहाँ पे 4-4,500 का अगर हमारे पास में सेकंड अपील है, तो जनमाहिती अधिकारी के पास में उससे ज्यादा होगा, निश्चित ज्यादा होगा। तो और वो जैसे पिरामिड जैसे ही होता है ये, कि जनमाहिती अधिकारी के पास में सबसे ज्यादा, उसमें से काफी डिस्पोजल, जो नहीं डिस्पोजल हुए या जो जानकारी ठीक नहीं लगी, उसका फर्स्ट अपील, वहां पे काफी कुछ डिस्पोजल हो जाएगा। और उसके बाद में फिर हमारे पास में 4,500 जो है वो आए हैं, जो कि आज की तारीख में हमारे 12,500 प्लस में जो है, उसमें सबसे बड़ा एक 1/3 बोल सकते हैं वो ग्राम पंचायत और पंचायत समिति वाला है। तो ये कहना थोड़ा सा ये हो जाएगा कि भाई ये लोगों के तरफ पहुंचा नहीं है, माने कायदा जो है या लॉ के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, ऐसे मैं नहीं समझता हूँ। और दूसरा जो है, आपका मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें। मीडिया जितना इसके बारे में जानकारी देते रहेगा, या जैसे आपके जो बीट होते हैं, माने जैसे कोर्ट के बारे में बीट होते हैं, या पुलिस के बारे में बीट होते हैं, या रेवेन्यू के बारे में बीट होते हैं, उसी प्रकार से इसके बारे में अगर बीट रहा तो रोज कुछ ना कुछ जो भी ऑर्डर्स होते रहते हैं, उसकी एक अगर जानकारी, अलग अलग किस्म की जानकारी जो है वो जाती रही, तो निश्चित स्वरूप से लोगों बहुत जरूरी लोग है क्या होता। अब पहले माहिती में जाता, कई लोग तो वहां से परेशान हो गए, तो उसके बाद अपील, सेकंड अपील, आपके अंडर में सारे सेकंड अपील के बाद में आपके पास में आएंगे। वैसे आपके पास कितने अधिकारी होंगे जिनकी अपील आपके तरफ आगे पूरे अमरावती डिस्ट्रिक्ट में, जिनको आपको फेस करना है? जी देखिए, अभी ऐसा है कि मैंने जैसे कहा कि 12,500 प्लस कुछ हमारी रह गई है, पर उसमें जैसे मैंने कहा कि लगभग 4,500 के करीब जो है वो पंचायत समिति ग्राम पंचायत से जुड़े हुए हैं। तो वो उसके ऊपर भी हम लोग एक पूरा फोकस करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद में अलग अलग जो देखिए, जिसका आम जनता के साथ में ज्यादा संपर्क आता है, वहीं से ज्यादा अपील भी आएगी, वहीं पे कंप्लेंट्स भी आएगी। तो जैसे अभी कृषि विभाग हो गया, सार्वजनिक बांधकाम विभाग हो गया, पाटबंधारे विभाग हो गया, तो ये सारे जो है, वन विभाग हो गया, तो इस तरीके से जो है, या महसूल विभाग हो गया, तो इनसे जुड़ी हुई जो माने जो आम लोगों को जो जिससे ज्यादा फर्क पड़ता है, या नगर पालिका हो गया, महानगर पालिका हो गया, इस तरीके के जो इंस्टीट्यूशंस है, वहां पे ज्यादा यहाँ पे ये होता है। बाकी की जो इंस्टीट्यूशंस है, अभी वेट्स एंड मेजर्स का रहा, तो उसका एक क्लाइंटल जो है वो काफी लिमिटेड है। तो इस तरीके से जो ज्यादा लोगों से संबंध में आता है, वहीं पे हम लोगों को ये भी ज्यादा काम जो है वो निश्चित वहीं से ज्यादा आएगा। और अच्छा लगता है सर, इसका बहुत बड़ा एलिमेंट जैसे आपको बताया कि आम लोगों से ज्यादा एक्टिव लोग ज्यादा वर्क करते हैं, साल भर वो हर चीज में अपील करते हैं। इसके लिए कोई होता है कि एक आदमी अपने काम से संबंधित, अब क्योंकि कई बार निश्चित रूप प्रेशर आप पे भी बढ़ता है उसका, तो कई लोगों ने बिजनेस बना के रखा आरटीआई को,
नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे सारे जो अधिकारी और कर्मचारी जो है, अगर उनका कामकाज का तरीका और रवैया और अप्रोच ठीक रहे, तो जो भी इंफॉर्मेशन मांगने के लिए आने वाला है उसको इंफॉर्मेशन देने में कोई उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो हम लोग एक्टिविस्ट बोलते हैं, तो उसको तो कोई मना नहीं कर सकता, रोक तो नहीं कर सकते, क्योंकि आज की तारीख में कहीं ऐसा निर्बंध उसके ऊपर में नहीं है कि भाई एक व्यक्ति 1 महीने के अंदर में इतनी ही अर्जी दे सकता है या इतनी ही डिपार्टमेंट के बारे में सजेशन बोला या कोई चीज की बोलो कि जो माहिती आप देते हो व्यक्ति, क्योंकि जो माहिती दी निश्चित रूप से पब्लिक माहिती होगी, वो गोपनीय माहिती तो कोई है नहीं, तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि भाई ये माहिती हमने इसको दे दी, ये पब्लिश हो गई करके उसको पब्लिश क्या होता है। कई बार कोई माहिती ले लेता, फिर अधिकारी के पास में मेरे पास ये माहिती आई हुई है, तुम ऐसा करो, नहीं तो मैं ऐसा करूंगा, पब्लिश करूंगा। अगर ऐसा कोई कि भाई माहिती कोई आपका पोर्टल रहे, वो रहे, कुछ भी रहे कि भाई ये माहिती पब्लिश कर दी हमने, ताकि क्या होता है जब तक कोई चीज छुपी हुई है तो ब्लैकमेल होगा, वो चीज ओपन हो गई तो फिर तो कोई डर नहीं रहेगा। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ कि जिसे हम लोग प्रोएक्टिव माने डिक्लेरेशन जो बोलते हैं, डिस्क्लोजर जो बोलते हैं कि भाई मैंने आज इतने लोगों का तबादला हुआ है, ये तबादला हमने डाल दिया, इतने लोगों के हमने कुछ ऑर्डर्स किए हैं वो डाल दिए, तो पोर्टल होता है ना, पोर्टल पे वो तो होता है। तो नहीं, ये तो हो गया आपके तरफ से जो डिक्लेरेशन, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर जो बोला जाता है। तो प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर अगर डिपार्टमेंट करते रहे तो उनको यही कहना है कि भाई तुम मेरे पोर्टल पे चले जाओ, वहां माहिती अवेलेबल है, पूरी माहिती अवेलेबल है। सो दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट। तो उसको प्रोएक्टिव ये हम लोग भी अपील करेंगे हमारे सारे ही लोगों से, और शासन भी वही चाहता है कि भाई प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर्स जो है वो डिपार्टमेंट ने करने चाहिए, उसमें क्या गोपनीयता है, क्योंकि वो एक भाग हो गया। और दूसरा जो है हम लोगों ने जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है वो देना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि उसमें झिझक नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट अपील है, फिर सेकंड अपील है, कहीं ना कहीं तो आपको वो देना है, उसको तो आपको देना। इट्स ओनली एन इंफॉर्मेशन। उसके बेसिस पे अगर उनको कुछ भी आगे करवाना है तो कुछ और अथॉरिटीज की तरफ में या और जो मंच है उनके तरफ में उसको अप्रोच करना होगा। सो इट इज नॉट दैट इजी फॉर एनीवन फॉर दैट मैटर कि भाई ये वहीं पे माने माहिती के अधिकार में माहिती दे दी तो उससे उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ऐसा नहीं है। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वो डिसीजन लिया, कितना डिले हुआ, जो भी है, वो व्यक्ति, वो अधिकारी, वो कर्मचारी जो है वो उसको डिफेंड भी कर सकता है। जिस मंच में वो ले जाएगा माहिती लेने वाला व्यक्ति जो है, सिटीजन जो है, वो जहां पे भी वो ले जाएगा, जिस मंच पे भी ले जाएगा, वहां पे ये अधिकारी कर्मचारी भी अपना डिफेंस जो है वो रख सकते हैं। सर, आपने कहा कि जो भी सरकारी लाभ लेता है वो माहिती के अधिकार में आता है। कोई अधिकारी या कर्मचारी, क्या हम उसके काम के बारे में, उसके काम के घंटे बारे में, जो सरकारी पगार लेता है, कितने घंटे काम किया, क्या काम किया, ये पूछने का अधिकार है? नहीं, देखिए, ये माहिती का अधिकार का मतलब ये है कि जिसका डॉक्यूमेंटेशन किसी प्रकार से हुआ हो, ठीक है। अब इसमें अगर आप वर्कशीट जो होती है, आप अगर वर्कशीट मांगेंगे तो वो दे देगा, हाँ वर्कशीट, भाई मैंने इतना इतना काम किया है, मैंने इतना इतना फाइल्स जो है वो निकाली है, मिलता है ना, वो मिल जाएगा, क्योंकि वो आपने कहा कि वो जो भी लाभ लेता है, जो भी ऑन रिकॉर्ड है। अब देखिए, वर्कशीट में क्या होता है कि जो संबंधित हमारा क्लर्क जो है, जो रोज अपना जो फाइल्स जो निकालता है वो वर्कशीट में आ जाती है उसके, तो और उसके हफ्ते का एक एब्स्ट्रैक्ट निकाला जाता है, महीने भर का एब्स्ट्रैक्ट निकाला जाता है, तो ये सारी चीजें जो है ऑन रिकॉर्ड है। तो जो रिकॉर्ड है, जो भी रिकॉर्ड क्रिएट होता है, दैट इज अवेलेबल। अगर मैं मंथली डायरी किसी की होती है कि महीने भरे में हमने कहाँ का दौरे किए, क्या क्या इंस्पेक्शन किए, इस तरीके से भी जो होता है, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, क्योंकि ये जो सारी चीजें जो है दे आर अवेलेबल। जो रिकॉर्ड है, जो माने जो जिसको बोलेंगे कि टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल यानी जो भी रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है, तो वो दिलवा सकते हैं। जो रिकॉर्ड नहीं है वो देने की जिम्मेदारी सरकारी नौकरी पे कोई है तो सर उसका ड्यूटी का रिकॉर्ड तो रखना ही चाहिए ना। कई जगह जाते हैं लोग, होता है ना, मैंने जैसे आपसे साइन करके आ जाते हैं और बाद में दूसरे काम करते रहते हैं सारे, तो उसके कहीं रिकॉर्ड तो भाई
साइन नहीं, मैंने करके आया और जैसे गया। कहा कि हर डिपार्टमेंट का अपना अपना एक तरीका जी। होता है रिकॉर्ड रखने का कि कितना डिस्पोजल हुआ, क्या हुआ है। सो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। और कुछ आप जनता के लिए कहना चाहेंगे जो मैं- उसमें रह गया था? जी जी जी, मैं तो पहले फिर से आपका आभार व्यक्त करूंगा जी। सिटी न्यूज का और आपके माध्यम से सारे जो मीडिया है कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि जो जानकारी वैसे नहीं मिल पाती है जी। वो माहिती के अधिकार का जो कायदा हुआ है उसकी वजह से भी मिलना शुरू हो गया है। और ये माहिती हम लोग जो है उसका जनहित के लिए किस तरीके से वापर हो सकता है, तो ये एक सिविल सोसाइटी करके भी हम लोग इसका एक बहुत अच्छा वापर भी हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अस्त्र और शस्त्र है जी। एक सर्वसामान्य नागरिक के लिए कि जो इस तरीके की माहिती अभी उसको एक दिए हुए कालावधि में मिलना एक बंधन कारक हो गया है। जनता को अवेयरनेस के लिए आपके ओर से प्रोग्राम की ऐसा रहे, कहीं क्लासेस ले रहे, कहीं सेमिनार ले रहे, कहीं ये करे, यानी मैं पूरे आरटीआई डिपार्टमेंट की तरफ से पूछता कि आम नागरिक होता कैसा आरटीआई सेक्शन में हरदम आप डिपार्टमेंट कहाँ लेते हैं, स्टेट बैंक में ले लिया, आज महानगर पालिका में ले लिया, आज इसको लिया। आम जनता के लिए मुझे नहीं लगता कितने सालों में कहीं पे भी मैंने देखा। हर जगह डिपार्टमेंट के लिए भी माहिती के कायदे को किस प्रकार से उपयोग लेना, उनको अवेयरनेस के क्या क्या मांगना, क्या क्या देना करके। इसीलिए मैं समझता हूँ कि आजकल जो हमारे न्यूज चैनल्स हैं और हमारे जो माने ई मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया या प्रिंट मीडिया हो गया, तो ये दोनों का जिम्मेदारी जो है ये सारी चीजें लोगों तक ले जाने की बहुत बड़ी है। क्योंकि ये जो व्यवस्था जो है जन माहिती अधिकारी का नियुक्ति जो है हर डिपार्टमेंट कर रहा है। फर्स्ट उसका जो फर्स्ट अपील वाला जो है वो भी हर रहा है। उसकी जो जानकारी जो है उनको इस प्रकार की 17 प्रकार की जानकारियां जो है अपने अपने वेबसाइट पे डालनी होती है। यही नहीं, आप कोई भी ऑफिस में जाएंगे तो आपको प्रथम दर्शनी वहां पे यहाँ पे जन माहिती अधिकारी कौन है, यहाँ पे प्रथम अपीलीय अधिकारी कौन है। इतना ही नहीं, जब प्रथम अपीलीय अधिकारी अपना आदेश करवाते हैं तो उस समय में द्वितीय अपील कहाँ पे होगा वो भी इसकी भी जानकारी उनको देनी है, टाइम लिमिट भी देता है। हाँ जी हाँ जी। तो ये सारी चीजें जो है एक प्रकार से हम लोग जो है लोगों तक पहुंचने की कोशिश सभी तरीके से शासन ने करवाई है। अब अपने यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं कि भाई अपने बच्चों को पोलियो डोज भी पिलवानी हो तो हम लोगों को शासन की तरफ से ही निमंत्रण मिलता है, उसका निमंत्रण मिलता है। और बस स्टैंड से लेके रेलवे स्टेशन से लेके सब जगहों पे हमारे आदमी पहुंचा के वो अपने खुद के बच्चे के लिए भी जो है शासन की तरफ से ये एक व्यवस्था होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी जो है इसमें भी शासन ने काफी कुछ व्यवस्थाएं जो अभी तक हुई है वो अच्छी है, ठीक ठाक है और लोगों तक पहुंची भी है। और जिनको ऐसे लगता है कि भाई हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं उन्होंने करना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और भी जानकारी लगी जब भी हम आपके पास और आएंगे। हाँ जी हाँ जी, यू आर मोस्ट वेलकम। और आपके माध्यम से ये और आम जनता के तरफ पहुंचे और आम जनता ये माहिती के अधिकार के बारे में उसका उपयोग करे, सही उपयोग करे, ये मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ। थैंक यू।